बात करेंगे शेयर बाजार में हुए कारोबार की। बाजार में लगातार तीसरे दिन हमने तेजी देखी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है। निफ्टी करीब 88 अंकों की तेजी के साथ 16,220 पर बंद हुआ। इस हफ्ते निफ्टी करीब 500 दौड़ा है। एफएमसीजी और बैंकिंग शेयरों में हमने जोश देखा। सेंसेक्स में भी 300 अंकों से ज्यादा की तेजी रही है। हफ्ते के आखिरी दिन में बाजार में आखिर क्या हलचल रही, किस तरह कारोबार हुआ, सहयोगी मानसी दवे समझा रही हैं। बिल्कुल, तो फ्राइडे सेशन की अगर बात करें, अच्छी शुरुआत देखने को मिली बाजार की, लेकिन उसके बाद एक टाइट रेंज में बाजार ने दिन भर ट्रेड किया। ऑफकोर्स कई सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने परफॉर्म कर दिया, बाजार को काफी हद तक सपोर्ट दिया। एफएमसीजी स्पेस में अच्छी तेजी दिखी और इस पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो पूरे हफ्ते भर में भी एफएमसीजी स्पेस काफी हद तक एक्शन में रहा। रियल एस्टेट पैक के लिए भी पूरा हफ्ता काफी मजबूत रहा क्योंकि Q1 अपडेट्स रियल एस्टेट सेक्टर के आते हुए दिखे और एक के बाद एक अपडेट्स आने के बाद रियल एस्टेट स्टॉक्स जैसे कि सोभा, डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। अब आइए अगर निफ्टी को देखें, पूरे हफ्ते में करीब 3-3.5% के रिटर्न्स निफ्टी ने दिखाए। स्मॉल कैप में भी उतने ही रिटर्न्स, लेकिन बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। करीब 5% के रिटर्न्स इस पूरे वीक के दौरान बैंक निफ्टी ने पोस्ट किए। इसके अलावा सेक्टोरल गेनर्स की अगर बात करें, कंजम्पशन स्पेस ऑफकोर्स कई सारी खबरें आती हुई देखने को मिली। इस हफ्ते के दौरान ही हमने देखा एडिबल ऑयल से जुड़ी खबर आती हुई देखी। एफएमसीजी में कई सारे न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है जिसका सीधा असर कंजम्पशन और एफएमसीजी प्ले पर पड़ता हुआ दिखा। कंजम्पशन स्टॉक्स करीब 6% की तेजी दिखा रहे थे, एफएमसीजी में भी 6% की तेजी दिखी। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, मेटल्स में भी, इनफैक्ट मेटल में एक रीबाउंड का जोन भी इस हफ्ते देखने को मिला। तो क्लियरली मेटल्स जो कि डाउन ट्रेंड दिखा रहे थे वहां पर भी मजबूती जरूर देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स में टाइटन पूरे हफ्ते में 10% की तेजी स्टॉक ने देखी है। Q1 अपडेट इस कंपनी के आते हुए देखे, उसके ठीक बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एचयूएल के स्टॉक में ऑफकोर्स एफएमसीजी प्ले में सबसे आगे था, 10% की तेजी इस हफ्ते के दौरान एचयूएल के स्टॉक में भी नजर आई। यूपीएल, आईसीआईसीआई बैंक और एलएनटी जैसे स्टॉक 7 से 8% की तेजी पूरे हफ्ते के दौरान दिखा रहे थे। लूजिंग कैंडिडेट्स में ओएनजीसी, ऑफकोर्स क्रूड कैंडिडेट, क्रूड करेक्शन का एक इंपैक्ट आता हुआ दिखा, 7% की गिरावट रही। लाइफ इंश्योरेंस में एसबीआई लाइफ तो चल पड़ा, लेकिन एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में कमजोरी नजर आई। जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में ऑफकोर्स पूरे हफ्ते हमने देखा कमजोरी के साथ ट्रेंड दिखा। मिड कैप गेनिंग मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में था। कैनरा बैंक, मिड कैप आईटी कंपनियां अच्छी तेजी दिखा रही थी। एबीबी ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स थे। ट्रेंड, सुमितोमो केमिकल्स में भी अच्छी मजबूती थी और लूजिंग कैंडिडेट्स में ऑयल इंडिया, अजंता फार्मा, सुवेन फार्मा, दानी सर्विसेज जैसे स्टॉक्स रहे। तो ये पूरा हफ्ता काफी एक्शन पैक रहा। ग्लोबल मार्केट से भी काफी एक्शन दिखा, डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी इसका इंपैक्ट काफी अच्छा पड़ा, लेकिन फ्राइडे सेशन एक टाइट रेंज में ही ट्रेड करता दिखा हमने। देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस की पहली तिमाही के अनुमान से थोड़े कम रहे हैं नतीजे। हालांकि कंपनी ने अपने निवेशकों को 8 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। कैसे रहे हैं तिमाही नतीजों का पूरा एनालिसिस हमारे सहयोगी शरद दुबे करके दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े आईटी कंपनी टीसीएस के पहले तिमाही के नतीजे आए हैं और अब देखा जाए तो जो पूरी जो कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हैं ओवरऑल देख सकते हैं थोड़ी सी स्लाइट मिस हुई है आपके अनुमान के मुताबिक देखा जाए तो। अगर आंकड़ों की बात करें तो डॉलर रेवेन्यू में लगभग 1.3% का ग्रोथ आया, ये भी थोड़ी अनुमान से थोड़े कम आए हैं। सीसी ग्रोथ 3.5% का था। आप कह सकते हैं तिमाही दर तिमाही के आंकड़े यहाँ पे भी एक मिस देखने मिली है। अब लेकिन जो रुपी रेवेन्यू ग्रोथ है ये जो है लगभग इन लाइन आए हैं एक्सपेक्टेशंस के। हालांकि मार्जिन्स में एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर देखने मिली है और लगभग 23.1% का मार्जिन्स आया है। ऑफकोर्स मार्जिन्स की जो इम्पैक्ट हुई है ऑफकोर्स आप देख सकते हैं वेज हाइक्स, ट्रैवल कॉस्ट और सप्लाई साइड इश्यूज़ के कारण जो है मार्जिन्स में दबाव देखने मिला था। और इसके अलावा जो है पैट भी जो है यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी मिस देखी गई एस्टिमेट्स में। तो ओवरऑल देख सकते हैं कि स्लाइटली बिलो द नंबर्स आए हैं, लेकिन एट्रिशन के आंकड़े ये जो है अभी भी बहुत हायर लेवल्स पे है। ऑलमोस्ट 19.7% का जो है इस बार कंपनी ने ये आंकड़े रजिस्टर किए हैं। मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन जो डील साइज़ है वो भी थोड़ी सी म्यूटेड रही है। लगभग $8 बिलियन का आया है ओवरऑल डील साइज, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की लगभग 9 से लेकर $10 बिलियन का था। और इसके अलावा एनालिस्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी माइनर अर्निंग्स रिविजन की जो डाउनग्रेड्स है वो देखने मिल सकती है स्टॉक्स में। तो ऑफकोर्स स्टॉक की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वहाँ से जो है ऑर्डर बुक को लेके मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है अभी स्ट्रॉन्ग है।
ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और एमएनएम के बीच ईवी कारोबार को लेकर एक बड़ा करार हुआ है। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा के इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में लगभग $240 मिलियन का निवेश करेगी। क्या है ये पूरी डील, हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा समझा रही हैं। जी हाँ, एमएनएम के लिए बड़ी खबर है, जहाँ पे उनके ईवी बिजनेस के लिए अब वो एक फॉरेन इन्वेस्टर ला रहे हैं, जहाँ पे ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट 1925 करोड़ जो है उनकी ईवी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने जा रहा है, जो कि कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होगी। और इसी के साथ एमएनएम सिमिलर अमाउंट जो है इस सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेगा। आगे चल के एमएनएम एक अलग से ईवी के लिए सब्सिडरी बनाने वाली है, जहां पे ये इन्वेस्टमेंट होगा और आने वाले जितने भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लॉन्चेस होंगे वो इसी सब्सिडरी के थ्रू हम होते हुए देखेंगे। अगर ये इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की बात करें तो जो पहले के 1200 करोड़ रुपए हैं दोनों ही कंपनीज की तरफ से, वो आने वाले 12 महीने में आ जाने चाहिए सब्सिडरी में। और जो अन्य रकम है वो FY24 में उम्मीद की जा रही है, जहाँ पे कुछ टारगेट्स तय किए गए हैं और अगर वो अचीव हो जाते हैं तो फिर ये जो बाकी की रकम है वो हम कंपनी में आते हुए देख सकते हैं। तो ये रही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की बात। पर जो एक चीज़ जो कि स्टैंड आउट पॉइंट है इस पूरी डील में वो है वैल्यूएशंस, क्योंकि एमएनएम की ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फिलहाल रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं है। आने वाले समय में जी हाँ उनके बड़े प्लान ज़रूर हैं, जहाँ पे 2027 तक वो 8 नई प्रोडक्ट्स एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, जो कि इनके 20% ऑफ द वॉल्यूम्स हो जाने चाहिए। और आगे चल के ये 1000 करोड़ FY24 से FY27 के बीच में इस कंपनी के लिए सब्सिडरी के लिए रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। पर अगर इनके वैल्यूएशन की बात करें तो ये डील की वैल्यूएशन, इम्प्लाइड वैल्यूएशन $5.3 बिलियन से लेकर $9.1 बिलियन तक जाती हुई देख सकते हैं हम, जो कि आप देखें तो टाटा मोटर्स ने भी सिमिलर वैल्यूएशन पे रकम जुटाई थी अपनी ईवी बिजनेस के लिए, और वो तब जब टाटा नेक्सॉन जैसा एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑन रोड था। तो बिना किसी प्रोडक्ट के अगर एमएनएम अपनी ईवी सब्सिडरी के लिए इतनी बेहतरीन वैल्यूएशंस पा रहा है तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव बात है। और एनालिस्ट का अनुमान है कि मौजूदा स्तरों से यहाँ पे उसे 100 से 300 रुपए तक की एक अपसाइड मिलनी चाहिए, जो कि एक इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर डील के बाद। देश की बड़ी रिटेल चेन में से एक डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के तिमाही नतीजे कल आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, अनुमान क्या कह रहा है, हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला बता रही हैं। डीमार्ट अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं और वहाँ पे देखें तो जो ओवरऑल नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है वो तो फेयर हमें पता चल गया, क्योंकि कंपनी ने ऑपरेशनल अपडेट दी थी। तो वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 95% पे ये टाइम, और रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अराउंड 9800 करोड़ पे। प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 575 करोड़, 4 गुना ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर के हिसाब से। तो श्योरली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेवेन्यू में दिख रही है, प्रॉफिट में दिख रही है, और मार्जिन्स में भी हम लोग ये टाइम एक्सपेंशन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 400 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन, EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 8.9% पे। ओवरऑल ये देखें तो क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं कंपनी के लिए। एक तो कंपनी ने लो बेस थी लास्ट टाइम, क्योंकि इम्पैक्ट हुए थे उनके जनरल मर्चेंडाइज सेल्स और अपैरल सेल्स, जो रिटेल साइड है वो इम्पैक्ट हो चुकी थी क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो लो बेस इफेक्ट प्ले कर रही है। मार्जिन्स में एक्सपेंशन भी लो बेस इफेक्ट पे अच्छी मार्जिन्स दिख रही है। और ओवरऑल कंपनी ने स्टोर एडिशन जो की है वो रोबस्ट स्टोर एडिशन है, काफ़ी अच्छी स्टोर एडिशन है। और ये टाइम कंपनी ने 10 नई स्टोर ऐड किए सिर्फ ये क्वार्टर में, तो काफ़ी अच्छी स्टोर एडिशन है। और ओवरऑल जो स्टोर्स काउंट है वो है 294 की स्टोर काउंट, तो वो काफ़ी अच्छी स्टोर काउंट भी कंपनी की बढ़ रही है। उसके अलावा जो स्टोर ट्रैक्शन है ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहे हैं कंपनी ने डी-मार्ट रेडी में जो उनकी है, तो वहाँ पे अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। और उनकी राइजिंग सिटी कवरेज भी बढ़ रही है, तो वो एक अच्छा फैक्टर भी है जो वॉच आउट करने के लिए डी-मार्ट से। ना ओवरऑल अदर फैक्टर्स जो है वो है क्या है, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आ रही है फुटफॉल ट्रेंड्स पे, SSG रिकवरी पे, और डाउन ट्रेडिंग अगर कुछ हो रही है तो वो कोई डाउन ट्रेडिंग हो रही है कंज्यूमर की, तो ये एक मेन फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। और मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरों के बीच म्यूचुअल फंड्स के मोर्चे पर एक खुशनुमा खबर है। देश में SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश का लगातार दूसरे महीने ऊंचाई का रिकॉर्ड बना है। जून में लगातार दूसरे महीने ये आंकड़ा 12,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। और इस खबर की पूरी डिटेल सहयोगी शरद दे रहे हैं।
इक्विटी मार्केट्स में रिटेल निवेशकों का जो है भरोसा अभी भी बंधा हुआ है और आप देख सकते हैं एक शानदार एसआईपी के आंकड़े आए। 12,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन है एसआईपी का दूसरे लगातार महीने में जो ये आंकड़े रहे हैं रिकॉर्ड लेवल्स पे ऑलमोस्ट अभी भी एसआईपी के अमाउंट से। हालांकि सिर्फ 10 करोड़ का एक माइनर डिफरेंस मई के महीने से दिखा है आपको। आगे जाते हुए ये याद रखिएगा कि 16 कंसेक्यूटिव महीने में जो है इक्विटी इन्फ्लोज जो है पॉजिटिव रही हैं और जो रिटेल इंटरेस्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिला है। अब एसआईपी के अलावा नेट आउटफ्लो लेकिन थोड़ी ज़्यादा हुई है, 69,000 करोड़ की हुई है और इसका मेन रीज़न है कि जो मेजॉरिटी आउटफ्लोज हुई है आपके डेट फंड से हुई है और इसमें ओवरनाइट लिक्विड और शॉर्ट ड्यूरेशन जैसे फंड्स हैं। इसका मेन रीज़न है कि ब्याज दरें में बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण जो है रिडेम्पशन देखने मिला है डेट फंड्स में। इसके अलावा जो है टोटल एयूएम और इक्विटी एयूएम में भी थोड़ी गिरावट देखने मिली है क्योंकि मार्केट्स में भी जो है थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने गई है। अगर इक्विटी कैटेगरी की बात करें तो सारे इक्विटी कैटेगरीज में इन्फ्लोज देखने मिले, लेकिन लार्ज कैप मिड कैप के जो थीमेटिक फंड्स हैं इक्विटी के वहाँ पे मंथ ऑन बेसिस में डिक्लाइन है। हालांकि सेक्टोरल फंड्स ऐसा एक सेगमेंट है जहाँ पे एक टाइप से कह सकते हैं इक्विटी सेगमेंट में ग्रोथ देखने मिली है मंथ ऑन बेसिस पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नए स्कीम जो न्यू फंड ऑफरिंग्स होते हैं पिछले 3 महीने तक नहीं थे मार्केट में और जून के महीने में भी नहीं दिखे। इसका यही रीज़न है क्योंकि 3 महीने की सेबी के द्वारा एक बैन किया गया था न्यू फंड ऑफरिंग्स की। लेकिन जुलाई के महीने में जो इस महीने करंट महीने में जो है अब न्यू फंड ऑफरिंग्स स्टार्ट हो सकते हैं। देश में गेहूं और चावल जैसी कमोडिटी का भरपूर स्टॉक है। 18 स्वदेश से खास बातचीत में फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा है कि जरूरतमंद देशों को खाने पीने की चीज़ों को एक्सपोर्ट करने पर कोई पाबंदी नहीं है। विश्व स्तर पे अगर आप देखें तो आज खाद्य सुरक्षा का मुद्दा जो है बहुत गंभीर बन गया है और जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, जो एफएओ की रिपोर्ट है, डब्ल्यूएफपी की रिपोर्ट्स हैं इंडिकेट करती हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है विश्व में अलग अलग देशों में वो इस समय जूझ रही है खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से और ख़ास तौर से सीरियल्स की शॉर्टेज हुई है क्योंकि सीरियल्स की सप्लाई चेन में बहुत मेजर डिसरप्शन हुआ है और वीट उनमें से एक बड़ी मेजर कमोडिटी थी और उसकी वजह से भारत के ऊपर भी बहुत दबाव आया। भारत की अपनी पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ी है, इसलिए भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे और हमारे पास बहुत अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल थे जिसकी वजह से हम इन चुनौतियों का सामना बहुत मजबूती से कर पाए और साथ ही साथ अपने देश में हमने जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और हमने 2 स्कीम्स के थ्रू अगर आप देखें करीब 2 साल में हमने 90 बिलियन यूएस डॉलर्स की हमने सब्सिडी जो है वो पास ऑन की है अपने नागरिकों को और साथ ही साथ करीब करीब 2 दर्जन देशों में हमने वीट सप्लाई किया इस समस्या के बावजूद, जिसको विश्व ने सराहा। कुछ जगह पर ये गलतफहमी थी कि भारत ने गेहूं के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाया है, तो हमने ये बिल्कुल वाज़ा कर दिया कि ये एक्चुअली प्रतिबंध नहीं है, ये रेगुलेशन इस तरीके का है कि जिन देशों को खाद्य पदार्थों की ज़रूरत है ये सुनिश्चित किया जाए कि ये खाद्य पदार्थ उन तक पहुँचे। अदरवाइज अगर आप मार्केट फोर्सेस को अलाउ कर दीजिए तो जो ज़्यादा पे कर सकता है, ज़्यादा महंगा खरीद सकता है, ज़्यादा स्टॉकिंग की जिसकी कैपेसिटी है, डीप पॉकेट्स हैं, वो कॉर्नर कर लेंगे इन सब कमोडिटीज़ को। तो इस कदम की वजह से हम बहुत से देशों में अपने खाद्य पदार्थों को पहुंचा पाए हैं और अगर आप कंपेयर करें तो इवन वीट का जो एक्सपोर्ट हमारे पहले क्वार्टर में है वो लास्ट ईयर के वीट के एक्सपोर्ट से आज भी ज़्यादा है। आम लोगों की खाने की थाली कैसे सस्ती की जाए, इस दिशा में सरकार के एक के बाद एक बड़े कदम उठ रहे हैं। गेहूं, आटा, दाल, चावल और तमाम चीज़ें सस्ती करने पर फोकस जो है वो बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में क्या वाकई आम लोगों की थाली सस्ती हो जाएगी, बता रहे हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। देखिए, महंगाई की मार पूरी दुनिया में
को परेशान कर रही है। भारत ही नहीं है, कहीं 40 साल से की ऊंचाई पर महंगाई, कहीं 30 साल की ऊंचाई, कहीं 20, कहीं 10 साल की ऊंचाई पर है और भारत भी उससे अच्छा नहीं है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे आम लोगों की खाने की जो थाली है उसको कंट्रोल में रखा जाए, वो सस्ती रखी जाए। सस्ती थाली रखने की कवायद है, लेकिन आपके खाने की थाली में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? तो एक आम आदमी के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है आपके थाली में वो है रोटी। तो रोटी की कीमतें कम करने के लिए सरकार ने सबसे पहले गेहूं का जो एक्सपोर्ट था उस पर पाबंदी लगाई। अब देखने को मिला जब गेहूं के आटे, सूजी और मैदा के एक्सपोर्ट बढ़ने लगे तो इस पर भी अब पाबंदी लगा दी गई। तो उसके बाद अब गेहूं और आटा की अगर कीमतों की बात करें तो 22 रुपए के आसपास गेहूं और 28 रुपए के आसपास आटा रिटेल मार्केट में औसत भाव देश में टिक गया है। तो रोटी आपको सस्ती मिल पाए, इसके उपाय सरकार ने कर लिए। अब थाली में दूसरी मेन चीज़ क्या आती है वो है दाल, और दाल के लिए सरकार ने तुअर और उड़द को मार्च 2023 तक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि चना और मूंग जैसे दाल की कीमतें एमएसपी के नीचे भाव चले गए हैं रिटेल। तो एक तरह से दाल भी आपके लिए सस्ती मिली है, पर्याप्त सप्लाई है और पिछले एक साल में दाल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। चना दाल देखिए 68 रुपये, तुअर 95 रुपये, मूंग दाल 95 रुपये, मसूर दाल रिटेल में 90 रुपये है। यानी तमाम दाल की कीमतें रिटेल में 100 रुपये के नीचे पिछले एक साल से ज़्यादा समय से है। यानी दाल की महंगाई भी आपके लिए राहत भरी है। अब इसके बाद आता है आपकी थाली में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कोई भी थाली में कोई भी सामान हो बिना खाने के तेल का तो बनता नहीं है। तो खाने के तेल की कीमतों कम करने के लिए सरकार लगातार नए नए कदम उठा रही है। एक तरफ क्रूड पाम तेल जिसका सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटकर एक समय में जहां 35-40% हुआ करते थे अब घटकर 5% के आसपास है। बाकी खाने के तेल, क्रूड सन फ्लावर ऑयल हो या क्रूड सोया तेल हो, उसके इंपोर्ट ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है। कोटा के साथ 20 लाख टन हम इस फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। तो खाने के तेल और स्टॉक लिमिट अलग लगी हुई है, तो खाने के तेल आपके लिए तो सस्ता होने ही वाला है और आने वाले समय में दाम और कम होने वाले हैं। इसके बाद अब बात होती है जब हम खाते हैं तो हमें स्वीट भी चाहिए। तो स्वीट के लिए शुगर एक्सपोर्ट को सरकार ने कंट्रोल रखने के लिए, जबकि देश में इस साल रिकॉर्ड शुगर उत्पादन होने वाला है, इसके बाद भी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई ताकि देश में पर्याप्त चीनी का स्टॉक हो और जब हम अगले सीजन में जाए तो हमारे पास बफर स्टॉक हो। तो इसके लिए चीनी भी सस्ता हो गया। यानी आपके थाली की स्वीटनेस बढ़ाने के लिए पूरा उपाय किया गया है। इसके बाद अब बाकी सब्जियों की बात आती है तो सब्जी के दाम भी फिलहाल कंट्रोल में है, महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है। आलू की रिटेल भाव अगर औसत रिटेल भाव है 25 रुपये के आसपास, प्याज 25 रुपये के आसपास है, टमाटर भी अब दाम घटकर 40 के आसपास हो गए हैं और बाकी सब्जियों के दाम भी कंट्रोल में। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि जो दुनिया भर में जो महंगाई है वो महंगाई का असर भारत के लोगों पर, आम लोगों की थाली पर नहीं पड़े और सस्ती थाली आम लोगों को भी मिल सके, यही कोशिश है सरकार की। और अब पेश है आज की वो बड़ी खबरें जो हमारे रिपोर्टर्स दिन भर की दौड़ भाग के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है स्वदेश रिपोर्टर। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और सीज किए गए बैंक खातों के खिलाफ वीवो ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर कोर्ट ने 13 जुलाई तक ईडी को जवाब देने को भी कहा है। आपको बता दें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वीवो इंडिया और उससे जुड़ी 23 कंपनियों पर 48 जगह छापेमारी की। 119 बैंक खातों में जमा 465 करोड़ के साथ 2 किलो गोल्ड बार और 73 लाख कैश जब्त किया है। इसके ऊपर तमाम डिटेल सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवो इंडिया से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा है कि वो 13 जुलाई तक इस बात का जवाब दें कि जो वीवो इंडिया कह रहा है कि उनके 9 बैंक अकाउंट जिसको फ्रीज किया गया हो, जिसमें तकरीबन 250 करोड़ रुपए हैं, उनको ये ऑपरेट करना ज़रूरी है क्योंकि वीवो इंडिया से तकरीबन 9000 एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए हैं और ये जो बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है जिसमें 250 करोड़ रुपए हैं, ये उनको ज़रूरत लगेंगे ताकि उनकी जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं, देनदारी है, उसको वो पूरा कर पाएँ। इसको लेकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 13 जुलाई तक जवाब दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करना है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बताया था कि देश भर के 48 अलग अलग लोकेशन पे वीवो इंडिया और उससे जुड़े हुई तमाम कंपनियों पे जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद उसमें 119 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया। इसके साथ ही साथ उन बैंक अकाउंट में 450 करोड़ रुपए जो फ्रीज किए गए, 2 किलो सोना भी उसमें फ्रीज किया गया, 66 करोड़ की एफडी और इसके अलावा 73 लाख रुपए कैश भी ईडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान सीज की है। और इसके पीछे ईडी ने बताया है कि
62,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है वो टैक्स चोरी का मामला बनता है। इसमें ईडी ने कहा है कि अभी जांच चल रही है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन या जो गुहार दिल्ली हाईकोर्ट में वीवो इंडिया ने लगाई है उसको लेकर के ईडी को जवाब अब 13 जुलाई के देना होगा, क्योंकि अगली सुनवाई इस मामले में 13 जुलाई को होनी है। 18 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में संशोधित इलेक्ट्रिसिटी बिल पेश हो सकता है। खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के वो तमाम ऐसे प्रावधान जिस पर राज्यों को ऐतराज़ था या सहमति नहीं बन पा रही थी उसको या तो हटा लिया है या फिर उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव पर सहमति जो है वो बन गई है। दरअसल सरकार की मंशा ये है कि संसद के आगामी सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को पेश किया जाएगा। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के मूल प्रारूप में इस बात का प्रावधान था कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को पूरी तरीके से डिलाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत लाया जाएगा, यानी कि कोई भी कंपनी किसी भी इलाके में जाके अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आ सकती थी और ये बिजनेस कर सकती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है क्योंकि राज्यों को इस प्रावधान पर ऐतराज़ था। नए बदलाव के तहत कंज्यूमर को ये विकल्प मिलेगा कि उनके इलाके में एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स होंगे। राज्यों के लिए ज़रूरी है कि किसी एरिया में एक से ज़्यादा डिस्कॉम्स रखें। निजी कंपनियां अभी भी आ सकती हैं, लेकिन उन्हें लाइसेंस जो है वो राज्यों से ही लेना होगा या ACRC से लेना होगा। हालांकि ये व्यवस्था ज़रूर की गई है कि एक तय समय के अंदर राज्यों के लिए ज़रूरी होगा कि कोई भी निजी कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आ रही है तो उसे तय समय के अंदर लाइसेंस दे, नहीं देने पर उन्हें कठोर पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। ये भी प्रावधान किया गया है कि जो टैरिफ का जहाँ तक सवाल है, जो मिनिमम टैरिफ है या जो मैक्सिमम टैरिफ है, वो निर्धारण का अधिकार जो है वो ACRC के पास ही होगा। हालांकि राज्यों के लिए ज़रूरी होगा कि वो नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगी और उन्हें आसानी से ओपन एक्सेस की सुविधा देंगी। इसके अलावा जो राज्यों के पास पहले से जो PPA है, ये ज़रूरी है कि नए डिस्कॉम्स के साथ उसको शेयर किया जाए। जो एडिशनल कॉस्ट है उसको भी नए डिस्कॉम्स के साथ शेयर करना ज़रूरी होगा। जो डिस्कॉम्स ये चाहती हैं कि वो एक से ज़्यादा स्टेट में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करें, उसके लिए भी उन्हें लाइसेंस लेना होगा और ये लाइसेंस देने का जो अधिकार है वो CERC के पास होगा। भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को भारत में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए फ्यूल खरीदने पर अब बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सरकार ने ये फैसला एयरलाइन इंडस्ट्री की मांग पर किया है और इस खबर पर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी समीर दीक्षित दे रहे हैं। एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर। और अब इंडियन एयरलाइंस को अगर वो अंतर्राष्ट्रीय रूट पर विमान उड़ा रही हैं और भारत में वो टरबाइन फ्यूल हवाई ईंधन खरीद रही हैं तो उनको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। और इस मामले पे सरकार ने क्लैरिटी भी जारी कर दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन भी इसको लेकर के जारी कर दिया है। दरअसल पिछले मंगलवार को ही तमाम इंडियन एयरलाइंस के जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार से मिले थे और विंडफॉल टैक्स इशू के मसले पे सरकार से इसमें स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या इंडियन एयरलाइंस को अगर वो हवाई ईंधन भराती हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट पे ऑपरेट करती हैं तो क्या उन्हें एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। तो इसी मसले पे सरकार ने अभी स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। लेकिन हुआ ये था कि पिछले हफ्ते सरकार ने तेल कंपनियों पर ये 11% की एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी अगर वो तेल एक्सपोर्ट करती हैं और इसके दायरे में ATF या फिर हवाई ईंधन भी आ गया था। लेकिन ऐसे में जब डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर एयरलाइंस पहले ही बहुत दबाव में है रिकॉर्ड हाई ATF प्राइजेस के चलते, तो सरकार से ये गुहार लगाई गई कि ये जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है ये एयरलाइंस पर अतिरिक्त दबाव बनाएंगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ ये एक अनड्यू एडवांटेज देगी जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स या अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स हैं, मसलन एतिहाद, कतर एयरवेज, उनको भारत में ऑपरेट करने के लिए एक अनड्यू एडवांटेज भी मिलेगा। तो इन तमाम स्थिति को देखते हुए सरकार ने 11% का जो एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला लिया था ATF पर, उसको वापस ले लिया है। जाहिर तौर पर ये जो एयरलाइंस हैं जो इंटरनेशनल रूट पर ऑपरेट करती हैं भारत की, तमाम एयरलाइंस के लिए एक राहत की बात होगी। फिर वो चाहे इंडिगो हो, स्पाइसजेट हो, विस्तारा हो, उनके लिए राहत की बात ज़रूर है। और अब कम से कम इंटरनेशनल रूट पर उनके लिए ऑपरेट करना कम अचानक से उसमें किराया बढ़ने जैसी संभावनाएं बिल्कुल अब ना के बराबर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका लगने का
सिलसिला जारी है। सत्ता जाने के बाद पार्टी पर भी उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। पहले ठाणे के 66 शिवसेना पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ आए, अब नवी मुंबई से भी उद्धव के लिए बुरी खबर है। वहां शिवसेना के 32 कॉर्पोरेटर ने एकनाथ शिंदे खेमे के साथ जाने का फैसला किया है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे के समर्थन में शिवसेना के 40 विधायक हैं। 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 4 जुलाई को शिंदे ने विधानसभा में बहुमत साबित की थी। अधिक जानकारी इस पूरे मुद्दे पर हमारी सहयोगी श्वेता दे रही हैं। महाराष्ट्र में हो रहे लगातार सियासी घमासान के बीच शिवसेना से शिंदे गुट और मजबूत होती जा रही है। पहले मुंबई से सटे ठाणे से 50 से अधिक नगर सेवकों ने शिंदे गुट का हाथ थामा और अब नवी मुंबई से 30 पूर्व नगर सेवक शिंदे गुट में जुड़ चुके हैं। उनका यह मानना है कि अगर एकनाथ शिंदे को कोई आम कार्यकर्ता भी अगर फोन करे तो एकनाथ शिंदे उनका जवाब जरूर देते हैं और इसी के चलते वो शिंदे गुट का समर्थन कर रहे हैं। इसी के बीच अब उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लग सकता है। यह देखना होगा कि आखिर में असल शिवसेना किसके खाते में जाती है। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ श्वेता वर्मा, ET नाउ स्वदेश। इसके साथ ही पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने 2 टूक कहा है कि चाहे उनके साथ एक भी विधायक ना रहे, वो फिर भी शिवसैनिकों के दम पर काम करते रहेंगे। सिंबल को लेकर क्या कहना है ठाकरे परिवार का, इसी पर तमाम डिटेल्स सहयोगी शिवानी दे रही हैं। बिल्कुल, आज जिस तरह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा संबोधन मीडिया के सामने रखा गया था, साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि उनका मुख्य मैसेज यही है सभी के लिए कि शिवसेना की पार्टी का जो सिंबल है, यानी कि जो मार्क है धनुष और तीर का, वो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। बड़े पैमाने पर उन्होंने यही कहा कि एमएलए आते रहेंगे और जाते रहेंगे। यद्यपि एक एमएलए भी नहीं बचता है, उससे भी पार्टी का जो काम है वो नहीं रुकेगा। पार्टी हमेशा के लिए निरंतर है और वो चलती रहेगी। उन्होंने ये बात भी कही उन एमएलएस को एक तरीके से कह सकते हैं मजाकिया अंदाज में कि आपको ये इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि आप जिनके साथ घुटनों से घुटने टेक कर खड़े हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने मातोश्री को और इसी शिवसेना पार्टी को और इन्हीं ठाकरे परिवार को कई सारे ऐसे अपशब्द कहे हैं जो कि अपने आप में काफी ज्यादा अपमानजनित थे, जिनकी चलते ही जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसका जन्म हुआ था और बीजेपी के साथ उस अलायंस को तोड़ना पड़ा था। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि उनका कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और जुलाई 11 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश आने वाले हैं वो शिवसेना पार्टी का भविष्य नहीं बल्कि पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत की जो पूरा संविधान है, उसका भविष्य तैयार करेगा, उसके भविष्य को दिखाएगा सभी के सामने। साफ तौर पर यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि उद्धव ठाकरे ने ये कह दिया है कि लीगली चले जाएं या किसी और भी तरीके से चला जाए, शिवसेना की पार्टी का जो सिंबल है वो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे कोई कितने भी प्रयास कर ले। दूसरी चीज ये कि वो कानूनी तरीके से आगे भी अपनी इस जंग को जारी रखेंगे। एक सीधे सीधे सेंटेंस में उन्होंने ये कहा कि अगर ज्यादा दम है तो इलेक्शन लड़ लिया जाए, जिससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस की भी डिमांड यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि एक तरफ जहां शरद पवार ने पहले कहा था कि मिड टर्म इलेक्शन 6 महीने में होंगे, वहीं उद्धव ठाकरे भी उसमें अपनी जो है हानि भर रहे हैं। तो क्या अगले 6 महीनों के बाद वाकई में महाराष्ट्र के अंदर दोबारा से मिड टर्म इलेक्शन होंगे और क्या 11 जुलाई को आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिवसेना की आगे आने वाली परिस्थितियों का निर्णय लेगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के पिछले कुछ दिन से आफत की बारिश जारी है। लगातार पिछले 4 दिन से भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई में हो रही बारिश के कारण कई जगह जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो रही है। पिछले कुछ दिन से मौसम विभाग ने मुंबई और महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट दिया था, वहीं 9 से 12 जुलाई तक के लिए मुंबई और महाराष्ट्र के कई दूसरे हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी श्वेता इस पर तमाम डिटेल्स दे रही है। मुंबई और मुंबई से सटे आसपास के जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसी के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुंबई एवं ठाणे ऑरेंज अलर्ट में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें रायगढ़ और पालघर की, तो उनमें रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि वहां तेजी से बारिश होने की संभावना है। इसी के हाल हम देख रहे हैं कि अगले 2 दिन तक मुंबई और ठाणे में भी तेज बारिश होगी। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ श्वेता वर्मा, ET स्वदेश।
देश में मॉनसून को आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर लगातार बारिश ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ गया है तो कहीं पुल बह गए हैं। मॉनसून का सीजन कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और असम में बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे समेत कई इलाकों में लगातार हो रही तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अंधेरी से सांता क्रूज तक सड़कें मानो तालाब बन गई हैं। भारी बारिश के बाद माटुंगा में भी पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। हाई टाइड की भी आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए बीएमसी की टीम सुबह से लेकर रात तक बीच पर अलर्ट है। भारी बारिश से महाराष्ट्र के बाकी इलाके भी त्राहिमाम कर रहे हैं। यवतमाल में तो तेज बारिश के बीच पूरा पुल बह गया। गुजरात के कच्छ की ये तस्वीरें देखिए, पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश के बाद ऐसी बाढ़ आई कि सब कुछ डूब गया। देखिए कैसे सड़कों पर लोगों की कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। लोग अपनी बाइक और वाहनों को निकालने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सड़क पर आलम यह है कि जैसे नदी बह रही हो। तेजी से पानी गांव, घर, बाजारों में घुसा और सब कुछ मानो बर्बाद कर दिया। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से राजकोट में एक पुल टूट गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पानी के तेज बहाव से ब्रिज का एक हिस्सा टूट गया है। ये वीडियो जाम कंडोरना के पास फोफल नदी में आई उफान की है, जिसके बाद सैलाब की रफ्तार को पुल सह नहीं पाया और आखिरकार ब्रिज टूट गया। बाढ़ के पानी में पुल बहने के बाद जाम कंडोरना गोंडल के बीच यातायात को रोक दिया गया है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें गुजरात के जामनगर जिले से आई हैं। कालावाड़ तहसील के नाना वडाला गांव में एक निजी स्कूल की बस सैलाब के बीच सड़क पार करने लगी, लेकिन पानी के तेज बहाव में बस तिनके की तरह बहने लगी। जैसे ही बस पलटी, ड्राइवर और बच्चों की जान पर बन आई। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने बस को निकालने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। तस्वीरों में देखिए, रस्सियों के सहारे कुछ लोग बस में मौजूद बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाब के बीच फंसी बस में 9 बच्चे, ड्राइवर और 2 टीचर सवार थे। बताया जा रहा है कि रास्ता बंद था, लेकिन ड्राइवर ने फिर भी वहीं से बस निकालने की सोची और फिर हादसा हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बस में फंसे बच्चों समेत सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक में भी इन दिनों मानसून आफत बनकर बरस रहा है। बेंगलुरु में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश से हालात ऐसे बन गए हैं कि कई इलाकों में लोगों को अब दर्शन ले जाने के लिए भी नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कर्नाटक में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। चलिए इस वक्त हम रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। करीब शाम 5:30 बजे पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसमें 5 से 6 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर बचाव दल पहुंच चुके हैं। प्राथमिक सूचना के मुताबिक कई यात्री इसमें फंसे हुए हैं। वहीं खबर ये भी मिल रही है कि मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत राहत और बचाव दल पहुंच चुका है और इसी के साथ आईटीबीपी की टीमें भी राहत बचाव काम में जुट गई हैं, जिसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिलहाल ताज़ा तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। बादल फटने से यहाँ पर अमरनाथ गुफा के पास जो बादल फटा है उसके चलते 5 से 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। करीब शाम को 5:30 बजे ये बादल फटा था और इस बीच राहत बचाव दल रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ताज़ा अपडेट हम आप तक लेते आते रहेंगे। इस बीच दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली की याद में इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रालय ने सालाना अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत आज से शुरू कर दी है और इस मौके पर आज पीएम मोदी और वित्त मंत्री मौजूद हैं। आइए सीधे चलते हैं दिल्ली और सुनते हैं पीएम मोदी फिलहाल क्या बोल रहे हैं। इस योजना में इंक्लूजन पर फोकस किया। गरीब से गरीब जो है, आखिर की पंक्ति में बैठा हुआ है, उसको भी
आरोग्य के संबंध में आवश्यक अच्छी सुविधा मिले। और समय के साथ हमने देखा है वो पहलू तो इंक्लूजन का है, लेकिन समय ने ये बताया है कि इससे ग्रोथ का रास्ता भी बनता चला गया। जो पहले एक्सक्लूडेड थे वो विकास की मुख्य धारा से जुड़े, तो डिमांड भी बढ़ी और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी का भी विस्तार हुआ। जब भारत की 1/3 आबादी जो पहले बेहतर हेल्थ केयर की सुविधाओं से दूर थी, उसे इलाज की सुविधा मिली, तो इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि हेल्थ केयर कैपेसिटी को उसी हिसाब से खुद को मजबूत करना पड़ा। मैं आपको बताता हूं कि आयुष्मान भारत योजना ने कैसे पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 2014 से पहले हमारे देश का औसत था, एवरेज 10 साल में करीब 50 मेडिकल कॉलेज बना करते थे। 10 साल में 50 मेडिकल कॉलेज, इतने बड़े देश में। जबकि भारत में पिछले 7-8 साल में पहले के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा, यानी करीब करीब 209 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई में मंदी आ रही है या सिर्फ मंदी की आहट से ही घबराहट है, और क्या मंदी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? पेश है इसी टॉपिक पर स्वदेश विशेष। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष त्रिवेदी। क्या है विशेष? विशेष ये है कि देश दुनिया में कुछ वक्त से हालात ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। जब पूरी दुनिया में कोरोना का साया छाया, तभी से अर्थव्यवस्था पर मंदी का डर सता रहा है। और लेकिन कोरोना के जकड़ से जैसे तैसे दुनिया अर्थव्यवस्था को बचा रही थी, तभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई में इस नाजुक समय में आग में घी का काम किया है। और अब बाजार के ज़्यादातर जानकार मानने लगे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में पूरी दुनिया में साल 2008 जैसी मंदी देखने को मिल सकती है। क्या वाकई में मंदी आ रही है या सिर्फ मंदी की आहट से ही घबराहट है? आज इस टॉपिक पर करेंगे चर्चा कि क्या आने वाले कल आम आदमी के लिए और ज़्यादा मुश्किलों भरे होने वाले, और क्या मंदी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है। इन सभी मुद्दों पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। क्या 14 साल बाद लौटेगी मंदी? क्या अगले साल दुनिया होगी कंगाल? कब तक मंडराएंगे मंदी के बादल? मंदी से कैसे निपटेगा भारत? जी हां, इस तरह के कई सवाल देश दुनिया में उठने लगे हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं इस तरह की आशंका जता चुकी हैं। IMF की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा भी कहीं ना कहीं मंदी को लेकर टेंशन में है। तभी तो उनको कहना पड़ा कि अगले साल संभावित वैश्विक मंदी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया की सभी इकोनॉमी के लिए मंदी का जोखिम अप्रैल के बाद काफी गहरा हो गया है। आने वाले हफ्तों में IMF दुनिया की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के 3.6% के अनुमान को तीसरी बार बदलकर और नीचे ला सकता है। वहीं हाल ही में UNDP की एक रिपोर्ट में पता चला है कि विश्व के 7.1 करोड़ लोग महंगाई की वजह से गरीबी की जद में आ गए हैं। वैसे तो वजह रूस यूक्रेन युद्ध बताई गई है, लेकिन कुछ हद तक कोरोना महामारी भी जिम्मेदार है। रिपोर्ट के मुताबिक 5.16 करोड़ लोग युद्ध के पहले 3 महीने में ही गरीब हो गए, जो रोज 150 रुपए पर दिन काट रहे हैं। यानी कि दुनिया की करीब 9% आबादी गरीब हो चुकी है। वहीं बढ़ती महंगाई और मंदी का असर हैती, अर्जेंटीना, मिस्र, टर्की, फिलीपींस, रवांडा, सूडान, केन्या, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इथियोपिया, माली, नाइजीरिया, यमन पर सबसे ज्यादा पड़ा है। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने अगले साल अमेरिका में मंदी की संभावना 30% तक जताई है, जबकि जापान के इन्वेस्टमेंट बैंक नोमुरा ने भी इस साल के आखिर तक अमेरिका में आर्थिक मंदी शुरू होने की आशंका जताई है।
सिर्फ ये एजेंसियां ही नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री भी मानते हैं कि अमेरिका में अगले 2 सालों तक आर्थिक मंदी रह सकती है, जिसका असर केवल अमेरिका पर ही नहीं बल्कि भारत, चीन समेत दुनिया के तमाम देशों पर पड़ सकता है। मंदी के मंडराते बादलों को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स भी कह चुके हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी पिछले 2 साल से पहले ही स्लो डाउन से चल रही थी। अब रूस यूक्रेन युद्ध ने रही सही कसर पूरी कर दी है। जर्मनी ने आर्थिक संकट में घिरने की चेतावनी दे दी है। वहीं कई जानकार भी मानते हैं कि शेयर बाजार में भी अब मंदी का माहौल शुरू होने वाला है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में महंगाई 40 साल की ऊंचाई पर जा पहुंची है। टर्की की सालाना महंगाई दर 25 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 78.6% पर पहुंच चुकी है। मंदी की कई वजह है, जैसे अमेरिका में महंगाई का स्तर पिछले 40 सालों में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, तो हालात काबू करने के लिए बाइडेन प्रशासन को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी। रूस द्वारा गैस आपूर्ति में कटौती करने से यूरोप में गैस मूल्य 300% ज्यादा हो गई है, जिससे मंदी का खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि 14 साल पहले 2008 में दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी। वैसे तो 1929 से अब तक कुल 26 बार मंदी आ चुकी है, लेकिन 1950 के बाद देश में पिछले 72 सालों में मंदी 12 बार आई है। वहीं पिछले कुछ सालों के दौरान बाजार में मंदी का आना पहले से काफी कम हो गया है। 1970 के दशक के शुरुआत में आई मंदी में S&P 500 इंडेक्स में केवल 3 महीने के भीतर 48.2% गिरावट आई थी। उसके बाद 2008 की मंदी में इस सूचकांक में करीब 52% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी और 2 साल पहले फरवरी और मार्च 2020 के बीच केवल 1 महीने में ही ये इंडेक्स 33% गिर गया था, जो कि कोरोना महामारी में आर्थिक मंदी की आशंका के चलते ऐसा हुआ था। अब तक बाजार में तेजी का सबसे लंबा दौर 2009 से 2020 के बीच चला, जिसमें प्रॉफिट 300% से ज्यादा रहा है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए बात कर रहे हैं मंदी की, लेकिन इसके ना कई सारे पहलू हैं। पहला पहलू है कि क्यों, दूसरा पहलू है कब तक, तीसरा पहलू है क्या विश्व भर में जो हो रहा है उससे हिंदुस्तान को इम्पैक्ट पड़ेगा या हिंदुस्तान भी उतना ही इम्पैक्टेड रहेगा। बहुत सारे पहलू सब पे बात करेंगे और सब पे बात करने के लिए हमारे साथ रीको दास गुप्ता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में, और इंद्रनील पेन जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं येस बैंक के, वो दोनों मौजूद हैं। इंद्रनील, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जो मेरा सवाल यहाँ पर है कि जब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मंदी की, तो क्या कुछ पॉकेट्स हैं जो ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं, कुछ हैं जो कम हैं और कुछ हैं जो उससे अछूते हैं, और हिंदुस्तान इस पूरे खेल में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा और कहां पर आएगा? ये मंदी का जो सिलसिला या डिस्कशन चालू है, आप अगर देखेंगे 2008 का जो मंदी आया था, उसके बाद 2010 में जो सेकंड मंदी आया था, जब ग्रीस का डेट क्राइसिस हुआ था, तभी एडवांस्ड इकोनॉमीज जो है, मतलब द वेस्टर्न इकोनॉमीज जो है, उसमें नेगेटिव ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज या एशिया इकोनॉमीज के मुकाबले में। अभी का जो देखने को मिल रहा है कि दोनों का ग्रोथ एकदम एक साथ चल रहे हैं, हाथों हाथ चल रहे हैं, दोनों ही स्लो डाउन में हैं। और उम्मीद ऐसे है कि अगर मंदी आता है तो दोनों में ही आएंगे, और इस बार चांसेस की इमर्जिंग मार्केट न्यूट्रलाइज करता है मंदी एडवांस्ड इकोनॉमीज में, वो थोड़ा कम दिख रहा है। मेरे ख्याल से इसका कारण एक ही है, ग्लोबली लिक्विडिटी जो पंप किए गए थे यूएस में से, ईसीबी में से, ये लिक्विडिटी निकाल रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब ये लिक्विडिटी था तभी वो लिक्विडिटी इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहे थे, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर थे, तो उस वजह से इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में मंदी का उतना असर नहीं दिखा था। अभी अभी लिक्विडिटी क्योंकि निकल रहा है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में भी मंदी दिखने को चालू हो जाएंगे। चलिए इसी किस्सा को बात करते हैं। रिको,
आप कैसे देखते हैं? देखिए अभी तक ये ना बात होती थी कि भाई हिंदुस्तान जो है वो थोड़ा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जो 2008 में हुआ। क्या आपको लगता है हम थोड़े से बेटर प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि जब हम मार्केट की बात करते हैं, पहले अगर FII सेलिंग होती थी तो हम धड़ाम से गिरते थे, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें सपोर्ट मिल जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हम थोड़े अछूते रहेंगे इन सब से? नहीं, जैसे कि पहले वक्ता ने कहा कि पिछले बार के तुलना में इस बार का जो मंदी जो अगर आ सकती है तो वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के ऊपर एक असर पड़ेगा उसका। और उसका एक कारण है कि तेल का दाम, एक तो वो हर जगह पे उसका असर देखने को मिलेगा, और दूसरा ये भी है कि एडेड दिक्कत ये है हर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, वो है कैपिटल आउटफ्लो। एक्सचेंज रेट का एक सिलसिला है जिसके चलते इन्फ्लेशन का असर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर और भी ज्यादा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो दो इश्यूज मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि इन्फ्लेशन का जो भी असर है, ये सही बात है कि अगर हम लोग दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के तुलना में देखें तो इन्फ्लेशन रेट अभी भी हिंदुस्तान में थोड़ा बहुत कम है, अगर आप श्रीलंका जैसे देशों से अगर तुलना करें तो। लेकिन ये भी इशू है कि उस इन्फ्लेशन का असर किसके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो लेबर है, जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग है। कोविड के समय में भी हम लोग देखे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कॉर्पोरेट फर्म्स का बढ़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा दिक्कत हमारे देश में रहा है। अगर मंदी आती है तो हो सकता है अगर कोई सटीक अगर पॉलिसी लिया नहीं जाए तो उसका असर ज्यादा लेबर या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से किसके ऊपर ये असर होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। इंद्रनील सर, आपके पास आता हूं मैं। अब यहाँ से क्या आपको लगता है कि क्रूड की जो सिचुएशन बनी वो बनी पूरे रूस यूक्रेन के मामले से, जब यहाँ पे युद्ध हुआ और हमने कहा कि पूरी दुनिया ने बोला कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हिंदुस्तान का जो पूरा का पूरा स्टैंड था वो थोड़ा अलग था, यहाँ पे हमने रूस से अपने रिश्ते बना के रखे वहाँ पर। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये रूस यूक्रेन की लड़ाई के चक्कर में अब जो पूरा पूरी दुनिया है उसका भुगतान करेगी? लगातार ये बात तो होती रही कि नहीं बाकी जगहों से तेल आ जाएगा, बाकी जगहों से तेल आ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, लेकिन आउटपुट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। ये खाली तेल की इशू नहीं है, ये ग्लोबल कमोडिटी साइकिल का इशू है। और हर जगह आप देखेंगे तो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, और ये इशू खाली यूक्रेन रशिया क्राइसिस के वजह से नहीं है, ये काफी डीप रूटेड है, क्योंकि कोविड के टाइम में काफी सॉर्ट ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए थे। एक तो वो बात है। दूसरी बात ये भी है कि जब तेल का प्राइस बहुत जल्दी से गिरे थे, जब भी तेल का प्राइस 35-40 के आसपास आ गए थे, तो शेल गैस प्रोडक्शन जो है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो था शेल गैस आउटपुट के लिए, वो बिल्कुल ही बंद हो गए थे। तो इसीलिए जो सप्लाई आने वाले थे शेल गैस के तरफ से, जो कि सप्लीमेंट करना था फॉसिल फ्यूल को, वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, और वो एक एडिशनल इशू हो चुका है। और तीसरी बात यह है कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज है उसके पास जो एडिशनल कैपेसिटीज है और जो लिखित एग्रीमेंट है, उतने भी पंप वो लोग नहीं कर पा रहे। चलिए रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि नारा शहर में सभा को संबोधित करने के दौरान आबे को गोली मारी गई थी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार भी किया है। पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शिंजो आबे के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुखद निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। वो एक महान वैश्विक राजनेता, प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वहीं पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर भारत में शनिवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की है।
शिंजो आबे के निधन के बाद टोक्यो में भारत के राजदूत रह चुके राजनयिक सुजान नॉय से बात की हमारे संवाददाता सृंजॉय दत्ता ने, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। सुजान चिनॉय साहब, आप एम्बेसडर रहे हैं जापान में, आप IDSA के चीफ हैं और आप बहुत साल से पहचानते हैं शिंजो आबे साहब को। आप कुछ बताइए उनके बारे। मैं यही कहूँगा कि आज जो समाचार आए हैं जापान से वो काफ़ी हमारे लिए परेशानी के समाचार है। हम शुभेच्छा रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर आबे जल्द से जल्द रिकवर करें। जहाँ तक मेरा कार्यकाल था भारत का राजदूत जापान में होते हुए, तो उस समय मुझे कई बार मौका मिला था, मेरा सौभाग्य था कि मुझे ये तक मिली थी कि जापान के प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली मिलें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, और हर साल वो एक लंच भी करते थे उन्हीं एम्बेसडर्स के लिए कि जो जापानीज़ में उनके साथ बातचीत कर सकते थे। तो उस ग्रुप में, वो छोटा ग्रुप था मगर मेरा सौभाग्य था कि मैं उस ग्रुप में भी शामिल था। और ये फोटोग्राफ जो है आप देखिए आपका साथ आबे साहब का, ये फोटोग्राफ कहाँ लिए थे आप? ये फोटोग्राफ जो आबे साहब के साथ है वो उनके निवास स्थान पे लिया गया था। एक यही लंच के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, उसी लंच के बाद हमने मिलके ये तस्वीर खींची थी वहाँ पर। और वो बहुत फ्रेंडली पर्सनालिटी है और पॉपुलर पर्सनालिटी है, बड़े फ्रैंक मिजाज के हैं। और एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि उनको आइसक्रीम का काफ़ी शौक़ है। तो जब वो गुजरात आने वाले थे 2017 में, और गुजरात में आप जानते हैं कि डेयरी और आइसक्रीम तो काफ़ी पॉपुलर होता है, तो वाड़ीलाल से लेके क्वालिटी वगैरह अमूल का, तो हम ये सोच रहे थे कि क्या उनको कुछ हमारा गुजरात का आइसक्रीम खिलाया जाए। अलग अलग हमारे आइसक्रीम होते हैं, चीकू के, वो कस्टर्ड एप्पल के, मैंगो के। तो एक चीज़ मुझे ये याद है कि उनको आइसक्रीम का बड़ा वो शौक़ रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप वाली दिल्ली सरकार इस बात पूरा यकीन रखती है, क्योंकि इस बार ये सरकार राजधानी दिल्ली के 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही है, वो भी अगले 5 सालों में। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया, पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। रोजगार बाजार नामक जॉब पोर्टल की एक पारी के बाद दिल्ली की आम आदमी सरकार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दूसरा फेज लॉन्च करने जा रही है। रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल को 4,500 करोड़ रुपए की शुरुआती लागत के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली के 20 लाख युवाओं को अगले 5 सालों में नौकरी दिलाई जा सके। हम लोगों ने जो एक रोजगार पोर्टल चालू किया, जॉब पोर्टल चालू किया, जिसमें एक तरफ तो फैक्ट्रियां थी जिनको आदमी नहीं मिल रहे थे, फैक्ट्रियां खुल रही थी लेकिन आदमी नहीं मिल रहे थे, और दूसरी तरफ लोग थे जिनके पास नौकरी नहीं थी। तो उन दोनों को मिलाने के लिए हमने एक जॉब पोर्टल शुरू किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार रोजगार बाजार के पहले चरण में करीब 10 लाख युवाओं को भिन्न भिन्न सेक्टरों में रोजगार दिया गया था। 30 जून 2022 तक पिछले रोजगार बाजार में 19,402 यूनिक एम्प्लॉयर्स ने भाग लिया था और करीब 15 लाख बेरोजगार युवाओं ने रजिस्टर किया। जो चीज़ मैं अदर पोर्टल में बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं कर पाया, वो रोज़गार बाज़ार के साइट से मैं सिर्फ एक दिन में मेरे को वो चीज़ मिल गई। जब मैंने इस पर प्रोफाइल बनाया तो मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिला और एग्जैक्ट मुझे वही मिला जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मेरा यही था, मुझे सेल्स का जॉब चाहिए और वो जिसमें लिमिटेड लाइंस ना हो। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे मतलब कि काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिली है। रोजगार बाजार से केजरीवाल सरकार का इकलौता मकसद एम्प्लॉयर और बेरोजगारों के बीच की दूरी को कम करना है।
रजिस्ट्रेशन के मात्र 24 घंटों के अंदर ही एक एम्प्लॉयर को उपयुक्त रोजगार आवेदकों से जोड़ दिया जाता है। ये चलते चलते हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी होम शेफ से जिन्होंने लॉकडाउन में अपने घर से जायके का सफर शुरू किया। लॉकडाउन में कुछ बेहतरीन होम शेफ्स अपने टेस्टी और होममेड खाने के साथ हमारे सामने उभर कर आए। रेस्टोरेंट्स तो बंद थे, लेकिन these home chefs opened their hearts and kitchens to us. One such home chef is शबनम मुकद्दम, जिन्होंने लॉकडाउन में अपना home chef venture शुरू किया so that people like you and me can get her homemade yummy Muslim food sitting at home. Come, let's meet her. Look at this gorgeous, gorgeous spread. I'm feeling like absolute royal. शबनम जी, इतना सारा खाना। प्लेजर। मीठे से शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। कहाँ से शुरुआत करें? कच्चे कीमे के कबाब से। यस, जो आपने बनाए जो हैं। बनाए थे हमने। थोड़ा सा नींबू डाल के। So good. शबनम जी, ये जो कच्चे कीमे के कबाब है, they are so good. इतना बढ़िया फ्लेवर है, because I can actually taste the spices. It is gorgeous. मैंने चिकन हलीम बनाया है। Wow. हम लापसी से बनाते हैं लापसी इसको। से बनाते हैं, wow. This is probably one of the best haleems I've eaten, and I've eaten a lot of haleems. So rich और शाही हलीम के बाद निहारी। निहारी। It's a breakfast dish. Okay. It's called निहारी। निहार का मतलब होता है खाली पेट। खाली पेट। तो ये में बनती है और सुबह नमाज के बाद ये सर्व होती है। This is so good. This is something that I've not seen before. ये क्या है शबनम जी? ये शीर कुरमा कस्टर्ड है। So usually हम शीर कुरमा जी। पीते हैं। पीते हैं, बिल्कुल। ये सेट कस्टर्ड Oh, फॉर्म में wow. है। That's interesting. Yes, Is that so- something that you have invented? Yes, it's my Wow. recipe. I never thought कि कस्टर्ड और सेवैया का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है. It's almost like a yummy Indian pudding. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe 2 times now foodie. Until next time, take care and keep eating. In association with BSC, experience the new